57 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है। वस्तु के उपभोग में वृद्धि के साथ यह कम हो जाता है। तो दोनों ही सही हैं। सीमांत उपयोगिता यह एक ऐसा माप है जो ग्राहक को उत्पाद या सेवा की एक और इकाई से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त संतुष्टि को परिभाषित करता है। क्रम सूचक उपयोगिता यह बताता है कि किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने के बाद संतुष्टि के स्तर को संख्या में नहीं बढ़ाया जा सकता, हालांकि वरीयता के क्रम में इन चीज़ों को व्यवस्थित किया जा सकता है। सीमांत उत्पादन संभावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाती है जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं को दर्शाती है। तो इसमें भी दोनों ही सही है, बोथ ए एंड बी। उत्पादन संभावना सीमा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ग्राफ पर एक वक्र कर्व जो उन संभावित मात्राओं को दर्शाता है जो दो उत्पादों का उत्पादन कर सकता है यदि दोनों उनके निर्माण के लिए एक ही परिमित संसाधन पर निर्भर करते हैं। भारत में निम्न में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है? 2022 तक जीडीपी में विनिर्माण का सेक्टोरल हिस्सा बढ़ाकर कम से कम 25% कम करना। 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात को 2 गुना करना। तो यही नहीं है 2 गुना करने वाला। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DIPP ने 4 नवंबर 2011 को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति NMP को अधिसूचित किया है। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र NIMZ विनिर्माण नीति का एक महत्वपूर्ण साधन इसकी बड़ी एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के रूप में कल्पना की गई है। उच्चतर डैश सूचकांक आय वितरण में असमानता को दर्शाता है। गिनी सूचकांक को दर्शाता है। गिनी गुणांक आय वितरण में असमानता 0 पूर्ण समानता 100 पूर्ण असमानता को मापता है। नेक्स्ट चैप्टर है राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बजट, कराधान और GDP। तो हमारा चैप्टर 4 है। एक अर्थव्यवस्था के उपभोग फलन के संदर्भ में यदि MPC 0.6 है तो MPS का संभावित मान क्या है? MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है। तो अगर ये 0.6 है तो 1 में से माइनस करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC इस समीकरण द्वारा संबंधित है। MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 दिया गया है। MPC 0.6 तो हम MPS को निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। 1 में से माइनस कर देंगे। निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्राथमिक घाटा शून्य होता है? यदि राजकोषीय घाटा शून्य है, यदि ब्याज का भुगतान राजकोषीय घाटे के बराबर है। यदि ब्याज का भुगतान राजकोषीय घाटे के बराबर है तो प्राथमिक घाटा शून्य होता है। यदि ब्याज भुगतान राजकोषीय घाटे के बराबर है तो राजकोषीय घाटा पूरी तरह से ब्याज भुगतान के कारण है और वर्तमान गतिविधियों के लिए कोई अतिरिक्त उधार नहीं लिया जा रहा है, इसलिए प्राथमिक घाटा शून्य है क्योंकि वर्तमान व्यय के लिए कोई नया ऋण नहीं लिया जा रहा है। यदि राजकोषीय घाटा शून्य है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राथमिक घाटा शून्य है, क्योंकि राजकोषीय घाटा अन्य राजस्व या बचत द्वारा ऑफसेट किए जाने वाले ब्याज भुगतान के कारण शून्य हो सकता है। इस प्रकार यह शून्य प्राथमिक घाटे की गारंटी नहीं देता है। आयकर अधिनियम में धारा 56 ब्रैकेट सेकंड 7B से संबंधित है, जो एंजल टैक्स है 56 ब्रैकेट 2 7B से संबंधित है। भारत की अर्थव्यवस्था में धन शोधन को रोकने के लिए वर्ष 2012 के केंद्रीय बजट में एंजल टैक्स की अवधारणा पेश की गई। एंजल टैक्स भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56 ब्रैकेट 2 7B को संदर्भित करता है, जिसमें आयकर अधिकारी स्टार्टअप कंपनियों से अतिरिक्त करों को चुनौती देते हैं जिन्होंने भारतीय एंजल निवेशकों से एक प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप उद्यम के लिए निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर वित्तीय सहायता प्राप्त की। एंजल निवेशक धनी व्यक्ति होते हैं जो व्यावसायिक उपक्रमों में निवेश करते हैं।
और ऐसे स्टार्टअप के लिए पूंजी प्रदान करते हैं जिन्हें त्वरित वित्त पोषण की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित जानकारी से राजस्व प्राप्तियों की गणना कीजिए। राजस्व घाटा जीडीपी का 2.80%, राजस्व व्यय जीडीपी का 2.80%। तो यह आएगा 8%। राजस्व प्राप्तियों की गणना करने के लिए हमें जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा और राजस्व व्यय के बराबर राजस्व व्यय के बारे में दी गई जानकारी का उपयोग करने की आवश्यकता है। राजस्व घाटे का सूत्र होता है राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ इक्वल टू राजस्व घाटा। दिया गया है घाटा कितना है जीडीपी का 2.80%, राजस्व व्यय कितना है जीडीपी का 10.80%। अब हम समीकरण बना सकते हैं राजस्व घाटा 2.80%, राजस्व 10.80% माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। राजस्व प्राप्तियाँ ज्ञात करने के लिए राजस्व प्राप्तियाँ इक्वल टू 10.80 माइनस 2.80 इक्वल टू 8%। सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का प्राकलन करते समय केवल अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य पर विचार किया जाता है क्योंकि इसमें दोहरी गणना की समस्या होती है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। जीडीपी का अनुमान लगाते समय केवल अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को ही माना जाता है ताकि दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सके। भारत में संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स और उपहार कर, गिफ्ट टैक्स को कागजी कर के रूप में क्यों माना जाता है? सरकार के लिए यह कर वसूल करना अनिवार्य नहीं है। वे दूसरे करों की तुलना में अधिक राजस्व उत्पन्न करते हैं। करदाताओं केवल कागजों में फॉर्म भरकर रिटर्न जमा करना होता है। इनका भुगतान केवल सरकारी कर्मचारियों, संसद, विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो इसका होगा वे दूसरे करों की तुलना में अधिक राजस्व उत्पन्न नहीं करते हैं। भारत में संपत्ति कर और उपहार कर का दायरा सीमित है और उन्हें प्रभावी ढंग से एकत्र करना मुश्किल है। कई अमीर व्यक्ति इन करों से बचते हैं और इनसे मिलने वाला राजस्व आयकर या जीएसटी जैसे करों की तुलना में बहुत कम है। संपत्ति कर अधिनियम 1957 में पेश किया गया था, लेकिन इसकी अक्षमता कर 2016 में इसे समाप्त कर दिया गया था। उपहार कर को 1958 में पेश किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नेशनल इनकम की गणना करने का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेशनल इनकम की गणना करने का पहला आधिकारिक प्रयास पीसी महालनोबिस द्वारा किया गया था। नेशनल इनकम की दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा। प्राथमिक, ये भी गलत है, तो ये दोनों सही है, तीसरा ही गलत है। डॉक्टर VKRB राव ने 1931 में भारतीय अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रों में विभाजित किया, कृषि क्षेत्र और कॉरपोरेट क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में मछली पकड़ना, शिकार करना, जंगल और कृषि शामिल थे, जबकि कॉरपोरेट क्षेत्र में उद्योग, व्यवसाय, परिवहन, निर्माण और सार्वजनिक सेवाएं शामिल थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में 1867-68 में भारत की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए आंकी थी। CSO ने डैश में सकल वर्धित मूल्य ग्रॉस वैल्यू एडिड की अवधारणा को अपनाया। जनवरी 2015 में CSO ने ग्रॉस वैल्यू एडिड की अवधारणा को अपनाया। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एक सरकारी एजेंसी है। आर्थिक गतिविधि का बेहतर अनुमान लगाने के लिए CSO ने कारक लागत पर GDP की जगह बुनियादी कीमतों पर ग्रॉस वैल्यू एडिड का इस्तेमाल किया। यह संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली SNA का अनुसरण करता है। SNA के अनुसार GVA को आउटपुट के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग के मूल्य को घटाकर परिभाषित किया जाता है और यह किसी व्यक्तिगत उत्पादक, उद्योग या क्षेत्र द्वारा विकास में किए गए योगदान का एक माप है। स्तंभ A में दी गई अवधारणा को स्तंभ B में दी गई अवधारणा से विवरण के साथ सुमेलित करना है। अवमूल्यन संबंधित है। मुद्रा के बाह्य मूल्य में आधिकारिक कमी से मूल्यह्रास, विनिमय के बाजार दर में गिरावट, अपस्फीति, घरेलू मुद्रा का संकुचन, विनिमय नियंत्रण, विदेशी मुद्रा नियंत्रण, विनिमय। अवमूल्यन से तात्पर्य किसी देश के मुद्रा मूल्य को किसी अन्य मुद्रा या मानक के सापेक्ष जानबूझकर नीचे की ओर समायोजित करना है। दूसरी ओर मूल्यह्रास किसी व्यवसाय को लेखांकन और कर उद्देश्यों के लिए
उसके उपयोगी जीवन पर एक मूल संपत्ति की लागत आवंटित करने की अनुमति देता है। अपस्फीति तब होती है जब समय के साथ कीमतें घटती हैं। मुद्रास्फीति के विपरीत जो बढ़ती कीमतों का संकेत देती है। विनिमय नियंत्रण खरीदारी पर लगाए गए सरकारी प्रतिबंध है। शुद्ध निवेश क्या है? सकल निवेश में से मूल्यह्रास घटा देने से शुद्ध निवेश आ जाता है। शुद्ध निवेश यह निवेश किसी देश या व्यवसाय की पूंजी स्टॉक में वार्षिक वृद्धि को संदर्भित करता है, जिसमें मौजूदा परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास को शामिल किया जाता है। सकल निवेश यह नई इमारतों, मशीनरी, उपकरण और इन्वेंट्री सहित नई परिसंपत्तियों पर कुल व्यय है। मैचिंग 71 स्तंभ ए में दी गई अवधारणाओं को स्तंभ बी में दी गई अवधारणा उनसे संबंधित विवरण के साथ सम्मिलित कीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पादन का मौद्रिक मूल्य वर्ष के दौरान राष्ट्रीय उत्पादन का मौद्रिक मूल्य कुल राष्ट्रीय उत्पाद वर्ष के दौरान माल सेवाओं का कुल उत्पादन व्यक्तिगत आय किसी निश्चित अवधि में व्यक्ति के उत्पादन द्वारा प्राप्त वार्षिक आय। तो फर्स्ट का हो जाएगा 4, बी का थर्ड व्यक्तिगत आय और पीरियड व्यक्तिगत आय व्यक्ति आय के कर के बाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। निबल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी जीएनपी माइनस मूल्यह्रास व्यक्तिगत आय। राष्ट्रीय आय में से कॉर्पोरेट कर घटाएंगे, उसमें प्रतिधारित आय घटाएंगे प्लस हस्तांतरण भुगतान को ऐड कर देंगे। प्रयोज्य व्यक्तिगत आय डीपीआई व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का उदाहरण? शुल्क और जुर्माना कर। गैर कर राजस्व से तात्पर्य सरकार द्वारा करों के अलावा अन्य स्रोतों से अर्जित आय से। गैर कर राजस्व के उदाहरणों में शामिल है शुल्क, लाइसेंस शुल्क, पंजीकरण शुल्क, ट्यूशन शुल्क आदि। जुर्माना कानून या नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया गया दंड। ब्याज प्राप्ति है सरकारी निवेश या ऋण पर अर्जित ब्याज। लाभांश सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों से आय। अनुदान अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या विदेशी सरकारों से प्राप्तियाँ। यदि जीएनपी पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है और मुद्रास्फीति की दर 9% है तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन में डैश की वृद्धि हुई, तो 7% की वृद्धि होगी। कैसे? उत्पादन में वार्षिक वृद्धि का निर्धारण करने के लिए हमें मुद्रास्फीति के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में वृद्धि को समायोजित करने की आवश्यकता है। वार्षिक विकास दर को सांकेतिक विकास दर से मुद्रास्फीति दर घटाकर अनुमानित किया जा सकता है। वास्तविक विकास दर = सांकेतिक विकास दर माइनस मुद्रास्फीति दर। 16 - 9 = 7। एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी में से क्या घटाया जाता है? मूल्यह्रास घटाया जाता है। ग्रॉस में से मूल्यह्रास घटाते हैं तो यहाँ पर नेट आ जाता है। कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद फैक्टर कॉस्ट पर एनडीपी। मजदूरी, लाभ, किराया, ब्याज आदि के रूप में कारकों द्वारा अर्जित आय। एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद पर फैक्टर कॉस्ट लागत पर। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद फैक्टर कॉस्ट घटा मूल्यह्रास। सकल घरेलू उत्पाद किसी निश्चित अवधि के दौरान देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित करों को लागू करने के क्रम की पहचान कीजिए। भूमि राजस्व, बिक्री कर, मॉडरेट कर, सेवा कर। 1, 2, 3, 4। भूमि राजस्व भारत में कराधान का सबसे पुराना रूप है। यह ब्रिटिश काल से पहले भी प्रचलित था। बिक्री कर भारत में केंद्रीय बिक्री कर सीएसटी अधिनियम 1956 के माध्यम से पेश किया गया था। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को कारगर बनाने के लिए 1986 में भारत में संशोधित मूल्यवर्धित कर एमओडी वैट पेश किया गया था। वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय 5 द्वारा 1994 भारत में सेवा कर पेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय आय गणना फैक्टर कॉस्ट पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी। राष्ट्रीय आय बाजार मूल्य
मार्केट प्राइस पर निवल देशी उत्पाद एनडीपी है। राष्ट्रीय बाजार मूल्य मार्केट प्राइस पर सकल देशी उत्पाद जीडीपी है। राष्ट्रीय उत्पादन लागत फैक्टर कॉस्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी है, तो ये सही है। राष्ट्रीय उत्पादन लागत फैक्टर कॉस्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी है। कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर जोड़े गए मूल्य या कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और विदेश से शुद्ध कारक आय के योग के बराबर है। कारक लागत पर एनएनपी बराबर बाजार मूल्य पर एनएनपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। आय के चक्रीय प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बचत के साथ सरकारी व चक्रीय प्रवाह में अंतर छिपा है, ये गलत है। बचत को आय के चक्रीय प्रवाह से रिसाव लीकेज माना जाता है क्योंकि वे ऐसी आय का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं पर तुरंत खर्च नहीं की जाती है। सरकारी व्यय एक अंतःक्षेपण इंजेक्शन है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को बढ़ाता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकारी घाटे का बजट चलाती है? जो सरकार है घाटे का बजट चलाएगी जब सरकारी व्यय राजस्व दोनों शून्य हो, जब सरकारी व्यय राजस्व व्यय से अधिक हो, जब सरकारी व्यय राजस्व के बराबर हो, जब सरकारी राजस्व व्यय से अधिक हो, जब सरकारी व्यय राजस्व के बराबर हो तो सरकार घाटे का बजट चलाएगी। जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो तब सरकार घाटे का बजट चलाएगी, ये गलत है। जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है बजट घाटा एक राजकोषीय स्थिति जिसमें किसी सरकार का कुल व्यय एक विशिष्ट अवधि में उसके कुल राजस्व से अधिक हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऋणात्मक शेष होता है। अधिशेष बजट जब सरकार का राजस्व व्यय से अधिक हो। संतुलित बजट जब सरकार का व्यय राजस्व के बराबर हो। भारत का केंद्रीय बजट जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के साथ प्राथमिक आय का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी। जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी प्रति व्यक्ति आय की गणना किसी देश की कुल आय जीडीपी को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। यदि जनसंख्या तेजी से बढ़ती है जबकि अर्थव्यवस्था जीडीपी उसी गति से नहीं बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय घट जाती है क्योंकि समान मात्रा में धन अधिक लोगों में वितरित किया जाता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन में दो शब्द शामिल है। 3 मामलों में दो शब्दों का अर्थ एक दूसरे के समान है। निम्नलिखित में से किस मामले में दो शब्द का अर्थ एक दूसरे के समान नहीं है? वास्तविक जीडीपी और जीडीपी अपस्फीति कारक में परिवर्तन, इसका मतलब सेम ही नहीं है। वास्तविक जीडीपी और जीडीपी अपस्फीति कारक में परिवर्तन। वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन समय के साथ मुद्रास्फीति के लिए समायोजित आर्थिक उत्पादन में वास्तविक वृद्धि को मापते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर नाममात्र और वास्तविक जीडीपी की तुलना करके अर्थव्यवस्था में समग्र मूल्य स्तरों मुद्रास्फीति में परिवर्तन को मापता है। ये दो शब्द आर्थिक प्रदर्शन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करते हैं, एक विकास के बारे में और दूसरा मुद्रास्फीति के बारे में। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक जाता है। वित्तीय वर्ष जिसे राजकोषीय वर्ष के रूप में भी जाना जाता है, एक 12 महीने की अवधि है जिसका उपयोग सरकारों, व्यवसाय और संगठनों द्वारा लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि और उपभोग स्तरों के आधार पर गरीबी को मापती है? गरीबी रेखा। भारत में गरीबी का अनुमान यह आय या उपभोग के स्तर पर आधारित है और यदि आय या उपभोग किसी न्यूनतम स्तर से नीचे चला जाता है तो ऐसे परिवार को गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल कहा जाता है। एनएनपी की गणना निम्नलिखित में से कौन से सूत्र से की जाती है? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। जीएनपी माइनस मूल्यह्रास इक्वल टू एनएनपी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी किसी देश के नागरिकों द्वारा विदेशों और घरेलू स्तर पर उत्पादित तैयार सामान और सेवाओं के कुल मूल्य से मूल्यह्रास घटाने पर प्राप्त होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और विदेशों से शुद्ध कारक आय का योग है। मूल्यह्रास एक पूंजीगत वस्तु की कीमत में एक वर्ष में टूट फूट और कुछ अन्य कारणों से उत्पन्न होने वाली वार्षिक कमी है। किसी लेखांकन वर्ष के दौरान निवल अप्रत्यक्ष करों सहित एक देश के निवासियों द्वारा अर्जित कारक लागत का योगफल बाजार मूल्य डैश पर कहलाता है। तो एनएनपी पर बाजार मूल्य कहलाता है। यह कारक लागत पर, जिसे राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, कारक लागत पर गणना करने पर एनएनपी में अर्थव्यवस्था में वितरित मजदूरी, किराए, ब्याज और मुनाफे का योग शामिल होता है, लेकिन सब्सिडी को शामिल करते हुए अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रकार यह देश के सामान्य निवासियों की उत्पादक गतिविधियों के माध्यम से अर्जित आय को दर्शाता है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? आधार वर्ष की कीमतों पर अनुमानित आय।
आधार वर्ष की कीमतों पर अनुमानित आय कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय कारक लागत पर एनडीपी प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय। स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय मुद्रास्फीति के लिए समायोजन करते समय किसी देश की कुल आय के माप को संदर्भित करती है। यह चालू वर्ष के दौरान प्रचलित कीमतों के बजाय आधार वर्ष 2011-12 की कीमतों को संदर्भ के रूप में उपयोग करके किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किस लागत पर विचार किया जाता है? तो कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट पर। कारक लागत से तात्पर्य उत्पादन के कारकों जैसे श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता के लागत से है। बाजार लागत बाजार में किसी उत्पाद या सेवा की लागत जो आपूर्ति और मांग से प्रभावित होती है। विफल लागत, एक लागत पहले ही खर्च हो चुकी है और जिसे बदला या टाला नहीं जा सकता है। एनएनपी का क्या उपयोग है? प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए एनएनपी का उपयोग किया जाता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, प्रति व्यक्ति आय की गणना करना। यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी से मूल्यह्रास घटाते हैं तो जो हमें कुल आय प्राप्त होती है उसे एनएनपी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। इस प्रकार एनएनपी जीएनपी माइनस मूल्य प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी अपॉन जनसंख्या। मूल्य नियंत्रण और राशनिंग डैश की जांच के लिए प्रत्यक्ष नियंत्रण उपाय है। मुद्रास्फीति की जांच के लिए प्रत्यक्ष नियंत्रण उपाय है। मुद्रास्फीति का मतलब समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तरों में सामान्य वृद्धि है। जबकि मुद्रास्फीति अधिक हो जाती है तो यह उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को कम कर सकती है और अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकारें विभिन्न राजकोषीय नीतियों का उपयोग करती हैं। मूल्य नियंत्रण और राशनिंग, सार्वजनिक व्यय में कमी, करों में वृद्धि और सब्सिडी में कटौती। दी गई डेटा तालिका से व्यक्ति का रुपए करोड़ों की गणना कीजिए। तो देखें कैसे। व्यक्तिगत आय निकालने के लिए निजी आय प्लस निजी उद्यमों की निवल प्रतिनिर्धारित आय माइनस निगम कर। अब यूज़ करेंगे व्यक्तिगत आय 1800 प्लस 500 माइनस 250 आया कितना 2300 माइनस 250 व्यक्तिगत आय 2050 करोड़। उपहार कर, संपत्ति कर आदि जैसे करों को किस प्रकार के कर कहा जाता है? तो ये कागजी कर कहलाते हैं। धन कर और उपहार कर को अक्सर कागजी कर कहा जाता है क्योंकि इन्हें लागू करना मुश्किल होता है और अक्सर इनसे बचा जाता है। धन कर संपत्ति के वास्तविक मूल्य का आकलन करना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि लोग अपतटीय खातों या अन्य तरीकों से धन छिपाते हैं। उपहार कर को ट्रिगर न करने वाले तरीकों से संपत्ति हस्तांतरित करके आसानी से बचा जा सकता है। ये कर कागज पर मौजूद है लेकिन प्रभावी ढंग से लागू करना चुनौतीपूर्ण है। राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं को क्यों शामिल नहीं किया जा सकता है? दोहरे लेखांकन से बचने के लिए। मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है और उनका मूल्य पहले से ही अंतिम उत्पाद में परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए कारों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टील का मतलब है कि यदि स्टील के उत्पादन और कारों के उत्पादन दोनों को गिना जाए तो यह दोहरी की गणना हो जाएगी। इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना में इस विकृति से बचने के लिए केवल अंतिम वस्तु के मूल्य को शामिल किया जाता है। यदि कर योग्य आधार में वृद्धि के साथ कर की दर घट जाती है तो इस प्रकार के कराधान को डैश कहा जाता है। रिग्रेसिव, प्रतिगामी कहा जाता है। प्रगतिशील कर ऐसा कर जो कम आय वाले समूहों की तुलना में उच्च आय वाले समूहों आय का बड़ा प्रतिशत लेता है। अनुपातिक कर ऐसा कर जो सभी आय समूहों से आय का समान प्रतिशत लेता है। वर्टिकल इक्विटी, यह अवधारणा कि विभिन्न आय समूहों के लोगों को करों की अलग अलग दरें या अपनी आय का अलग अलग प्रतिशत के रूप में देना चाहिए। हस्तांतरण भुगतान के बारे में कौन सा कथन सही है? सरकार द्वारा परिवारों को हस्तांतरण भुगतान किया जाता है। पेंशन, छात्रवृत्ति आदि हस्तांतरण भुगतान का हिस्सा नहीं है। हस्तांतरण भुगतान का उपयोग अक्सर किसी समाज के भीतर आय के पुनर्वितरण साधन के रूप में किया जाता है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। स्थानांतरण भुगतान वे रसीदें हैं जो किसी देश के निवासियों को बदले में कोई सामान या सेवा प्रदान किए बिना मुफ्त मिलती है। इन्हें उपहार, प्रेषण और अनुदान शामिल है। उदाहरण बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भुगतान, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति आदि। जीडीपी और कल्याण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
किसी देश की जीडीपी लोगों के कल्याण का सूचक है। यदि सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है तो कल्याण भी समान रूप से नहीं बढ़ सकता है। ये दोनों से, ये जीडीपी और कल्याण दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है, गलत। जीडीपी किसी देश के कुल आर्थिक उत्पादन को दर्शाता है और आर्थिक कल्याण के सामान्य संकेतक के रूप में कार्य करता है। हालांकि यह आय वितरण, पर्यावरण, गुणवत्ता या सामाजिक कल्याण जैसे गैर आर्थिक कारकों को नहीं दर्शाता है। जीडीपी वृद्धि जरूरी नहीं कि अनुपातिक कल्याण में सुधार की ओर ले जाए। बढ़ती जीडीपी के साथ असमानता या पर्यावरणीय गिरावट भी बढ़ सकती है। जीडीपी और कल्याण संबंधित हैं, लेकिन यह संबंध प्रत्यक्ष या पूर्ण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तिगत आयकर की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को दर्शाता है? व्यक्तिगत आय राष्ट्रीय आय माइनस एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम सेवाओं और वस्तुओं का कुल मूल्य। सकल आय करों और अन्य कटौतियों से पहले किसी व्यक्ति द्वारा वेतन चेक पर अर्जित कुल आय। प्रयोज्य आय माइनस कुल व्यक्तिगत आय माइनस आयकर। निवल अप्रत्यक्ष करों की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। निवल अप्रत्यक्ष कर जो सेवाओं और उत्पादों पर लगाए जाते हैं और विक्रेता द्वारा एकत्र किए जाते हैं। उदाहरण बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क, सेवा कर, सब्सिडी। क्या होता है? उपभोक्ताओं के लिए कुछ वस्तुओं या सेवाओं की लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता। एक सरकारी बजट 6,900 रुपये करोड़ का प्राथमिक घाटा दर्शाता है। ब्याज भुगतान पर राजस्व व्यय 400 करोड़ राजकोषीय घाटा के बराबर है। 7300 करोड़ के बराबर है। राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान दिया जाएगा 7300 करोड़। राजकोषीय घाटा यह एक सरकार का व्यय है जो किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा उत्पन्न राजस्व से अधिक होता है। ब्याज भुगतान यह पैसे उधार लेने की लागत है। उधारकर्ता यह भुगतान ऋण पर मूलधन चुकाने के अलावा करता है। स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और अचल परिसंपत्ति के अधिग्रहण पर सरकार के व्यय को डैश कहा जाता है। पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इसमें उन संपत्तियों के अधिग्रहण पर सरकारी धन का खर्च शामिल है जिनका दीर्घकालिक मूल्य है और देश के समग्र विकास में योगदान देता है। उदाहरण विद्यालय एवं भवनों का निर्माण। राजस्व व्यय या दिन प्रतिदिन की परिचालन लागत और वेतन, मजदूरी, ब्याज भुगतान और सब्सिडी जैसे मौजूदा खर्चों पर सरकार के खर्चों को संदर्भित करता है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं किया जाता है। वर्ष के दौरान बिक्री में परिवर्तन को शामिल नहीं किया जाता है। वर्ष के दौरान बिक्री में परिवर्तन बिना बिके तैयार माल या अर्ध तैयार माल या कच्चे माल का स्टॉक जिसे एक कंपनी एक वर्ष से अगले वर्ष तक ले जाती है इन्वेंट्री कहलाता है। इन्वेंट्री को पूंजी के रूप में माना जाता है। किसी फर्म की कंपनी के स्टॉक में इसका जोड़ निवेश के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित आंकड़ों में दी गई उत्पादन लागत पर जीडीपी की गणना करें। बाजार मूल्य पर जीडीपी 600 करोड़, फिक्स्ड कैपिटल अचल पूंजी की खपत 100 करोड़, अप्रत्यक्ष कर 200 करोड़, सब्सिडी 50 करोड़। उत्पादन लागत जीडीपी बाजार मूल्य पर जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस अप्रत्यक्ष कर। उत्पादन लागत पर जीडीपी बाजार मूल्य पर जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस अप्रत्यक्ष कर। उत्पादन लागत पर जीडीपी 600, बाजार मूल्य पर जीडीपी 50, अप्रत्यक्ष कर 200 तो 450 उत्पादन लागत पर जीडीपी आ जाएगी। देश की जीडीपी वृद्धि, बाह्य शेष एक्सटर्नल बैलेंस और राजकोषीय शेष फिस्कल बैलेंस का आकलन बजट दस्तावेज के किस भाग में प्रस्तुत किया जाता है? वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण। वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार संसद में प्रस्तुत किया गया था। राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन एफआरबीएम सरकार को विशिष्ट अंतर्निहित धारणाओं के साथ अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं का आकलन करने का निर्देश देता है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री। सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति का वे धन प्राप्ति है जो सरकार को पुरानी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होती है। आने वाली नकदी प्रवाह को संदर्भित करता है और सरकार की देनदारियों के रूप में नहीं माना जाता है। उदाहरण ऋणों और अग्रिमों की वसूली, विनिवेश और अधिलाभ शेयर जारी करना।